अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव के वर्ष। फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया और मार्च में गांधी जी को सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई। गांधी जी की गिरफ्तारी से राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा, संगठन टूटने लगा और तमाम लड़ाकू नेताओं का मनोबल गिरने लगा। आंदोलन के पूरी तरह खत्म होने का खतरा उत्पन्न हो गया। तमाम लोगों ने गांधी जी की रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने का रास्ता ढूंढने लगे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने औपनिवेशिक सत्ता का विरोध जारी रखने के लिए एक नई रणनीति की वकालत की। इन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रवादी आंदोलनकारी विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिलों का बहिष्कार बंद करें। इन परिषदों का सदस्य बनकर वे पाखंडी संसद का पर्दाफाश करें। परिषदों के सभी कामों में रुकावट डालकर नौकरशाही के इस नकाब को उघाड़ दें। इनका तर्क था कि ये युक्ति असहयोग आंदोलन का परित्याग नहीं, बल्कि उसे और प्रभावी बनाने की रणनीति है। ये संघर्ष में एक नया मोर्चा साबित होगी। सीआर दास तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महामंत्री। इन नेताओं ने गया कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1922 में इस नए कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव रखा और तर्क दिया था कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप बदलेगा या वे खत्म हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस के दूसरे खेमे में, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी कर रहे थे, इसका विरोध किया। प्रस्ताव के पक्ष में 890 और विरोध में 1748 मत पड़े। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। सीआर दास और मोतीलाल ने कांग्रेस के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की। इसी पार्टी को बाद में स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल महामंत्रियों में से एक थे। विधान परिषदों में हिस्सा लेने के समर्थकों को प्रो चेंजर्स, परिवर्तन समर्थक, तथा इसके विरोधियों को नो चेंजर्स, परिवर्तन विरोधी की संज्ञा दी गई। स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के ही कार्यक्रमों को अपना कार्यक्रम बनाया। फर्क केवल इतना था कि इस पार्टी ने साल के अंत में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का निर्णय भी लिया। इसने घोषणा की कि वो विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाएगी और यदि ये मांग नहीं मानी गई तो पार्टी के सारे निर्वाचित सदस्य विधान परिषद के भीतर एकजुट होकर परिषद की कार्यवाही में बाधा डालेंगे और उसके कामकाज को असंभव बना देंगे। सीआर दास जन्म 1870 और मोतीलाल नेहरू जन्म 1861 दोनों जाने माने और सफल वकील थे। दोनों पहले नरमपंथी थे, पर 1920 में दोनों ने बहिष्कार और असहयोग आंदोलन की नीति को स्वीकार कर लिया। दोनों ने वकालत छोड़ दी और अपने को आंदोलन की नीति के प्रति समर्पित कर दिया। अपने आलीशान मकान कलकत्ता और इलाहाबाद देश को समर्पित कर दिए। दोनों नेता गांधी जी के प्रशंसक थे, मगर राजनीति में गांधी जी से बराबरी के दर्जे पर थे। दोनों जाने माने सांसद भी थे। एक की धर्म में गहरी आस्था थी तो दूसरा अनीश्वरवादी था, पर कर्म के स्तर पर दोनों धर्मनिरपेक्ष थे। तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक मजबूत राजनीतिक मंच तैयार किया। सीआर दास भावुक प्रवृत्ति के थे। अपने भाषणों से जनता का दिल जीत लेते थे। दोस्त और दुश्मन दोनों को प्रभावित करते थे। मोतीलाल नेहरू शांत, दृढ़ निश्चयी, अनुशासन प्रिय और विश्लेषण परक बुद्धि के थे। संगठन की अद्भुत क्षमता थी उनमें। दोनों में दोस्ती और विश्वास का स्तर इतना ऊंचा था कि इनमें से कोई भी किसी बयान पर दूसरे से पूछे बिना उसकी सहमति की घोषणा कर देता था। रणनीति में परिवर्तन का विरोधी नो चेंजर्स खेमा गांधी जी को ही अपना नेता मानता था, हालांकि गांधी जी उस समय जेल में थे। इन नेताओं ने बहिष्कार और असहयोग आंदोलन को जारी रखने और स्थगित सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने के लिए तैयार करने की अपील की। रणनीति में परिवर्तन के समर्थकों और इसके विरोधियों में जल्द ही तू मैं शुरू हो गई और ये बढ़ती ही गई। हालांकि दोनों खेमों में कई मुद्दों पर मतैक्य भी था। दोनों ये स्वीकार करते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तुरंत शुरू नहीं किया जा सकता था।
दोनों का मानना था कि कोई जन आंदोलन अनिश्चित काल तक नहीं चलाया जा सकता। सांस लेने और नई ऊर्जा इकट्ठे करने के लिए इसमें ठहराव आता ही है। दोनों ने ये स्वीकार किया कि साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को संगठित करने, उनके मन से निराशा और पराजय की भावना दूर करने, जनता में तेजी से राजनीतिक चेतना जगाने, जनमत का समर्थन प्राप्त करने, संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए प्रशिक्षित करने के लिए समय चाहिए। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन इस समय उस मूलभूत संकट से गुजर रहा था जिससे हर आंदोलन को गुजरना पड़ता है। ये संकट था आंदोलन की निष्क्रियता के दौरान राजनीतिक गतिविधियों को कैसे जारी रखा जाए। इसी सवाल के जवाब पर आंदोलन दो खेमों में बंट गया था। स्वराजियों का मानना था कि राजनीतिक निष्क्रियता को खत्म करने के लिए विधान परिषदों में हिस्सा लेना जरूरी है। इससे राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों का मनोबल बढ़ेगा, अखबारों में खबरें छपेंगी, जनता का उत्साह बढ़ेगा, चुनाव में हिस्सा लेने और विधान परिषदों में भाषणबाजी से राजनीतिक आंदोलन को बल मिलेगा, आंदोलन का प्रचार होगा। स्वराजियों का तर्क था कि कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद विधान परिषदें तो काम करती ही रहेंगी और चुनाव में शायद लोग बड़े पैमाने पर भाग लें। इससे कांग्रेस का जनता पर प्रभाव कम हो जाएगा, महत्वपूर्ण पदों पर गैर कांग्रेसी काबिज हो जाएंगे और कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। क्रांतिकारी संघर्ष के दौरान दुश्मनों को मौके का लाभ क्यों उठाने दिया जाए। विधान परिषदों में हिस्सा लेकर कांग्रेस के लोग इस तरह के किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। सरकार को अपने गलत कानूनों को वैध करार देने से भी रोका जा सकेगा। दूसरे शब्दों में स्वराजियों का दावा था कि विधानमंडल में हिस्सा लेने के पीछे उनका मकसद इसे भी राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाना है। उनका कहना था कि वे औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विधान परिषदों को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। रणनीति में किसी तरह के परिवर्तन का विरोध करने वालों का तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से रचनात्मक कार्यों की उपेक्षा होगी, संघर्षशील शक्तियों का मनोबल गिरेगा और राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपेगा। जो लोग विधायक बनकर विधान परिषदों में जाएंगे वे धीरे धीरे प्रतिरोध की राजनीति छोड़ देंगे, साम्राज्यवादी संविधान को मानने लगेंगे और छोटे मोटे सुधारों के मायाजाल में फंसकर साम्राज्यवादी हुकूमत का साथ देने लगेंगे। इनका मानना था कि विधान परिषदों से बाहर रहकर रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर के लिए तैयार किया जा सकता है। रणनीति में परिवर्तन के पक्षधरों और इसके विरोधियों में ज्यों-ज्यों झगड़ा बढ़ने लगा, राष्ट्रवादी खेमे में निराशा गहराने लगी। ये आशंका घर करने लगी कि कहीं 1907 की घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। दोनों खेमों पर दबाव पड़ने लगा कि वे एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना बंद करें। दोनों खेमों के नेताओं पर इसका असर हुआ और दोनों ने समझौतावादी रुख अपनाया। इसके कई कारण थे। सारे कांग्रेसी एकता की जरूरत महसूस करने लगे थे और अब स्वराजियों को भी लगने लगा था कि राष्ट्रीय मांगे मनवाने के लिए संसद के बाहर जबरदस्त जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। उन्हें महसूस हो गया था कि महज संसदीय आंदोलन से मकसद पूरा होने वाला नहीं, इसके लिए आपसी एकता पहली शर्त थी। इसके अलावा दोनों खेमे गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध बंद करने का निश्चय किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने और मतदान करने की इजाजत दी गई। गांधी जी की रिहाई। 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य की खराबी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी विधान परिषदों का सदस्य बनने और उसकी कार्यवाही में बाधा पहुंचाने की नीति के विरोधी थे। उनके अनुसार ये नीति अहिंसक असहयोग आंदोलन की नीति से मेल नहीं खाती थी। एक बार फिर कांग्रेस में विभाजन के खतरे दिखाई देने लगे। सरकार तो इसी इंतजार में थी। गांधी जी को जेल से रिहा करते समय बंबई सरकार ने उन्हें सुझाव दिया था कि वो अहिंसक असहयोग आंदोलन के सही सिद्धांतों को छोड़ने वाले स्वराज्यों की निंदा करें। 6 जून 1924 को वायसराय ने भारतीय गृह सचिव को लिखा था,
स्वराजियों और गांधी में अलगाव की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और स्वराजी इस समय कांग्रेस पर गांधी जी के नियंत्रण को रोकने में जी जान से जुटे हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गांधी जी ने धीरे धीरे स्वराजियों के साथ एकता स्थापित करनी शुरू की। गांधी जी की रणनीति की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो ऐसे लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनमें उनके विचार मेल नहीं खाते थे। गांधी जी स्वराजी नेताओं की नीतियों के विरोधी जरूर थे, पर इनकी निष्ठा और ईमानदारी पर उन्हें कोई शक नहीं था। उन्होंने इन नेताओं को सुयोग्य, अनुभवी एवं ईमानदार देशभक्त की संज्ञा दी। उनका कहना था कि इन नेताओं ने देश के प्रति त्याग किया है और मातृभूमि की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे हैं, कभी किसी से समझौता नहीं किया। गांधी जी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू में हमेशा अच्छे और घनिष्ठ संबंध रहे। जेल से रिहा होने के तुरंत बाद गांधी जी ने विधान परिषदों में हिस्सेदारी की नीति पर कोई टिप्पणी नहीं की। पहले उन्होंने स्वराजी नेताओं से बातचीत की। उन्होंने नेताओं को अपनी राय तो बता दी कि वो इससे कतई सहमत नहीं हैं, पर सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका मानना था कि स्वराजियों के कार्यक्रम का सार्वजनिक रूप से विरोध करने के नतीजे गलत निकलेंगे। विधान परिषदों में स्वराजियों ने जिस साहस और जुझारूपन का परिचय दिया, उससे गांधी जी का ये विश्वास पक्का हो गया कि स्वराजियों की रणनीति भले ही गलत हो, वे साम्राज्यवादी प्रशासन के अंग नहीं बन सकते। गांधी जी के अनुसार इन लोगों ने दृढ़ता, अनुशासन, ईमानदारी और अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी नीति पर अमल करते हुए ये अवज्ञा की सीमा तक पहुंचने में जरा भी नहीं हिचके। ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने भारतीय विधानमंडल में नई ऊर्जा का संचार किया है। गांधी जी दोनों खेमों के बीच घटिया दर्जे के वाक युद्ध से काफी क्षुब्ध थे। 1924 में उन्होंने लिखा, रणनीति में परिवर्तन समर्थक और उसके विरोधी दोनों खेमों ने एक दूसरे पर कीचड़ उछाला है। गांधी जी ने देखा कि विधान परिषदों में हिस्सेदारी तो शुरू हो ही चुकी है, अब इससे पीछे हटना या इसका विरोध करना गलत होगा, क्योंकि सरकार तथा जनता इसका गलत अर्थ लगाएगी। वो इसे आंदोलन की कमजोरी मान लेगी। इससे सत्ता का हौसला बढ़ेगा और नौकरशाही और भी निरंकुश हो जाएगी। राजनीतिक हलकों में निराशा पनपेगी। इसी बीच सरकार ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर नागरिक अधिकारों का दमन करना शुरू किया और बंगाल में स्वराजी नेताओं पर हमला बोल दिया। 25 अक्टूबर 1924 को सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके तहत कांग्रेस कार्यालयों और नेताओं के घरों पर छापे मारे गए। अनेक स्वराजी, क्रांतिकारी, आतंकवादी व कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इनमें सुभाष चंद्र बोस और बंगाल विधानमंडल के 2 स्वराजी विधायक अनिल बरन राय और A.C. मित्र भी शामिल थे। इन घटनाओं पर गांधी जी की पहली प्रतिक्रिया उनके गुस्से के रूप में सामने आई। 31 अक्टूबर को उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, रॉलेट एक्ट तो मर चुका है, पर जिन मनोभावनाओं के चलते इसे लाया गया था वो आज भी जिंदा है। जब तक अंग्रेजों के हित भारतीयों के हित से टकराते रहेंगे, रॉलेट एक्ट कोई न कोई रूप धारण करता ही रहेगा। स्वराजियों पर सरकार दमन का विरोध करने के लिए गांधी जी ने स्वराजियों के साथ एकता दर्शाने और उनका समर्थन करने का निश्चय किया। उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, अगर मैं जरूरत की इस घड़ी में स्वराजियों का साथ नहीं देता हूं तो ये देश के साथ धोखा होगा। मुझे उनका साथ देना ही चाहिए। हालांकि मैं विधानमंडल में हिस्सेदारी और संसदीय संघर्ष की नीतियों में विश्वास नहीं करता, उनकी नीतियों का विरोधी होने के बावजूद मुझे न केवल उनके साथ मिलकर काम करना है, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाना है। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने स्वराजियों और उनके विरोधियों के बीच की खाई को पाट दिया। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी ने एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे। दिसंबर में बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में इस निर्णय को मंजूरी दी गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने ही की। कांग्रेस कार्यकारिणी में गांधी जी ने स्वराजियों को काफी स्थान दिया। चुनाव में हिस्सेदारी। नवंबर 1923 में विधान परिषदों के चुनाव हुए। 14 अक्टूबर को जारी अपने घोषणा पत्र में स्वराजियों ने साम्राज्यवाद के विरोध को चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाया था। घोषणा पत्र में कहा गया था,
भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का मकसद इंग्लैंड के स्वार्थी हितों की पूर्ति करना है और तथाकथित सुधारवादी कानून विदेशी हुकूमत के शोषण को बल प्रदान करते हैं। अंग्रेजों का असली मकसद भारत के असीमित संसाधनों का शोषण करना और भारतीय जनता को ब्रिटेन का ताबेदार बनाकर रखना है। इसमें वादा किया गया था कि स्वराजी विधान परिषद में संघर्ष करेंगे और पाखंडी सरकार की कलई खोलेंगे। स्वराजियों को चुनाव प्रचार का बहुत कम समय मिला और वोट भी बहुत कम पड़े। केवल 62 लाख यानी 3% से भी कम लोगों को मतदान के अधिकार दिए गए थे, लेकिन इन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर इनकी जीत हुई। मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बंबई तथा उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता को लेकर लहर के कारण इन्हें खास सफलता नहीं मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व व्यक्तिगत रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन मालवीय शरीक थे। अधिकतर सूबों में भी इस तरह का राजनीतिक मोर्चा बनाया गया और हर मौके पर सरकार को पराजित करने का निर्णय किया गया। लेकिन विधान मंडलों के पास अधिकार महज कागजी थे। हालांकि विधान मंडल के अधिसंख्य सदस्य निर्वाचित सदस्य थे, पर केंद्र में या सूबों में कार्यपालिका पर इनका कोई नियंत्रण नहीं था। कार्यपालिकाएं सीधे अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उत्तरदायी थी। यही नहीं, वायसराय या गवर्नर कभी भी किसी कानून को मंजूरी का प्रमाण पत्र दे सकते थे। बजट मांगें यदि विधान मंडल में नामंजूर कर दी जाती तो ये इन्हें पास कर देते। स्वराजियों ने उन्हें कई बार ऐसा करने के लिए मजबूर किया। इस तरह इन्होंने नए विधान मंडलों का असली चरित्र उजागर किया। 1925 में इन्हें उल्लेखनीय सफलता मिली। एक स्वराजी नेता विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनवाने में ये कामयाब रहे। स्वराजी वैसे तो हर मामले में सरकार का विरोध करते रहे, पर 3 बड़े मुद्दों को काफी जोरदार ढंग से उठाया गया। जोरदार भाषण दिए गए और अखबारों में इनकी खूब चर्चा रही। ये मुद्दे थे स्वशासन की स्थापना के लिए संविधान में परिवर्तन, नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, राजनीतिक बंदियों की रिहाई और दमनकारी कानूनों की समाप्ति और देशी उद्योगों का विकास। पहले ही अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने सही मायने में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए नया संविधान बनाने की राष्ट्रीय मांग उठाई। 48 के मुकाबले 64 मतों से इस मांग को मंजूर कर लिया गया। सितंबर 1925 में पुनः ये मांगें उठाई गईं और 45 के मुकाबले 72 मतों से इन्हें मंजूर किया गया। सरकार को बजट मांगों के सवाल पर कई बार मुंह की खानी पड़ी। सदन में बहुमत से इन मांगों को रद्द कर दिया जाता था। एक ऐसे ही मौके पर विट्ठल भाई पटेल ने सरकार से कहा, हम चाहते हैं कि आप अपना प्रशासन वीटो से और हर पराजित विधेयक को वैधता का प्रमाण पत्र देकर चलाएं। हम चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रद्दी कागज समझें। इसी तरह दमनकारी कानूनों को वापस लेने और राजनीतिक बंदियों की रिहाई के सवाल पर भी सरकार को कई बार मुंह की खानी पड़ी। क्रांतिकारी आतंकवादियों की सरकार आलोचना के जवाब में C.S. रंगा अय्यर ने कहा, सरकारी अधिकारी खुद अपराधी हैं, हत्यारे हैं। ये वे लोग हैं जो स्वतंत्रता को प्यार करने वाली जनता की स्वतंत्रता की हत्या कर रहे हैं। लाला लाजपत राय ने कहा, क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। C.R. दास ने भी सरकार की दमनात्मक नीतियों के प्रखर आलोचक थे। उन्होंने बंगाल प्रांतीय सम्मेलन में कहा, दमन स्वेच्छाचारी शासन को मजबूत बनाने का साधन है। ये हिंसा का सबसे भयावह रूप है। मैं सत्ता की हिंसा की निंदा करता हूं। मैं आजादी के लिए हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की भी निंदा करता हूं। विधान मंडलों में स्वराजियों ने काफी काम किया। राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्तियों को इन्होंने संघर्ष के लिए प्रेरित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। जब भी विधान मंडल में नौकरशाही पराजित होती, जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती। नगर पालिकाओं में काम। 1923-24 के दौरान नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों पर कांग्रेसियों का कब्जा हो गया।
सीआर दास कलकत्ता के मेयर चुने गए। सुभाष चंद्र बोस मुख्य अधिशासी अधिकारी बने। विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के, राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। रणनीति में परिवर्तन के विरोधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि उनका मानना था कि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने में स्थानीय निकायों की मदद ली जा सकती है। नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के अधिकार बहुत ही सीमित थे, पर राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने जनता का जीवन स्तर उठाने के लिए काफी काम किया। शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, छुआछूत निवारण और खादी प्रचार के क्षेत्र में काफी काम किया गया। स्वराजी संकट में 16 जून 1925 को सीआर दास का निधन हो गया। स्वराजियों को इससे गहरा आघात पहुंचा। साथ ही कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों ने भी इन्हें निराश किया। जन आंदोलन स्थगित होने से सांप्रदायिकता को सिर उठाने का मौका मिला। उपनिवेशवादी सत्ता तो इन्हें पहले से ही उकसा रही थी। सांप्रदायिक दंगों के माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक कुंठा निकालने लगे। संसद में स्वराज पार्टी के लिए अब करने को बचा भी क्या था। प्रतिरोध की राजनीति वे कर चुके थे, अनेक बार सरकार को पराजित कर चुके थे और सरकार संसद में पराजित होने के बाद भी विधेयक को कानून का प्रमाण पत्र देती जा रही थी। संसद के भीतर अब संघर्ष को और आगे बढ़ाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। संसद के बाहर जन आंदोलन चलाना अब लाजिमी होता जा रहा था, लेकिन स्वराजी संसद के भीतर अपने लड़ाकू संघर्ष को संसद के बाहर चल रहे राजनीतिक संघर्ष से जोड़ नहीं पाए। वास्तव में ये लोग महज अखबारों में छपी रपटों पर ही विश्वास करने लगे थे। स्वराजी अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा और हर मौके पर साथ नहीं ले पाए। सरकार की राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालने की कोशिशें जारी थीं। स्वराजियों को उदारवादियों से, गरमपंथी स्वराजियों को नरमपंथी स्वराजियों से और हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने की उसकी नीतियां अब रंग लाने लगी थी। बंगाल में स्वराज पार्टी के बहुसंख्यक सदस्यों ने जमींदारों के खिलाफ काश्तकारों की मांगों का समर्थन किया, जिससे काश्तकार नाराज हो गए। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। स्वराज पार्टी अपने भीतर घुसपैठ कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में विफल रही। जल्द ही इस पार्टी में ऐसे लोग घुस गए जो सत्ता में पद चाहते थे और सुधारों के समर्थक थे। मध्य प्रांत में ये सरकार में शामिल हो गए। एमसी केलकर, एमआर जयकर व अन्य नेताओं ने इनका साथ दिया। लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने सत्ता में साझेदारी व सांप्रदायिकता के मुद्दे पर स्वराज पार्टी छोड़ दी। पार्टी को और अधिक टूटने से बचाने, संसदीय भ्रष्टाचार को रोकने और कार्यकर्ताओं को और अधिक निराश होने से बचाने के लिए पार्टी नेतृत्व ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी आस्था दोहराई और मार्च 1926 से विधानमंडल में हिस्सा न लेने का फैसला किया। इधर गांधी जी भी विधानमंडल में हिस्सेदारी की नीति की आलोचना करने लगे थे। अप्रैल 1926 में उन्होंने श्री श्रीनिवास अय्यर को लिखा, विधान मंडलों में हिस्सेदारी लेकर संघर्ष चलाने की नीति का मैं जितनी गहराई से अध्ययन करता हूं, उतनी ही ज्यादा इसकी निरर्थकता उभर कर सामने आती है। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। स्वराजियों का हमला। नवंबर 1926 में चुनाव में स्वराज पार्टी ने हिस्सा जरूर लिया, पर उसकी हालत खस्ता थी। एक और जहां इसे सरकार, इसके चाटुकारों और अपने विद्रोही कार्यकर्ताओं का मुकाबला करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें भी इसके लिए चुनौती बनी हुई थी। सांप्रदायिक ताकतों ने स्वराजियों के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा था। मोतीलाल नेहरू पर आरोप था कि वो हिंदू हितों की बलि चढ़ा रहे हैं, गोहत्या का समर्थन कर रहे हैं और गोमांस खाते हैं। सांप्रदायिक मुसलमान भी स्वराजियों को कोसने में पीछे नहीं थे। उनका आरोप था कि स्वराजी मुसलमानों के हितों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि स्वराज पार्टी एकदम कमजोर हो गई। केंद्र में इसे 40 सीटों पर और मद्रास में आधी सीटों पर विजय मिली, लेकिन बाकी प्रांतों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम ताकतों का विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। स्वराजी इस बार विधानमंडल में राष्ट्रीय मोर्चा बनाने में भी नाकामयाब रहे। स्वराजी एक बार फिर कई मौकों पर स्थगन प्रस्ताव लाने में कामयाब रहे। 1928 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक
पब्लिक सेफ्टी बिल पर सरकार की पराजय इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। सभी राष्ट्रवादी एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय ने कहा, बोल्शेविकों या लेनिनवाद से हमें कोई खतरा नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा पूंजीवादियों और शोषकों की ओर से है। मोतीलाल नेहरू ने रूस में अपने अनुभवों को बताया और रूस विरोधी सरकारी प्रचार की निंदा की। सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा हमला कहा। इस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। टी प्रकाशम ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य किसानों और मजदूरों के बीच राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार को रोकना है। दीवान चमनलाल ने घोषणा की, यदि आप हमें समाजवाद के खिलाफ उपदेश देना चाहते हैं, यदि आप समाजवाद के दमन का अधिकार मांग रहे हैं, तो आप मुगालते में हैं। आपको यह अधिकार हासिल करने के लिए हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। पूंजीवाद के दो कट्टर समर्थकों पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला ने भी विधेयक का विरोध किया। विधेयक पारित न होने से सरकार बहुत उत्तेजित हो गई। मार्च 1929 में 31 बड़े कम्युनिस्ट नेताओं, मजदूर नेताओं और वामपंथी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और मेरठ में इन पर मुकदमा चलाया गया। राष्ट्रवादियों ने इस कार्रवाई के लिए सरकार की कटु निंदा की। गांधी जी ने इस कृत्य को कानून की आड़ में अराजकता का नंगा नाच कहा। उनका कहना था, नेताओं की गिरफ्तारी और मुकदमा चलाने का मकसद साम्यवाद को समाप्त करना नहीं, बल्कि आतंक फैलाना है। ये यानी सरकार लोगों को डराने के लिए कभी कभी अपने असली दमनकारी रूप को दिखाना जरूरी समझती है। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 में स्वराजियों ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया। इनका सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ी सफलता ये थी कि इन्होंने ऐसे समय में राजनीतिक गतिविधियों को जारी रखा जब राष्ट्रीय आंदोलन सुस्ता रहा था। अपने इस संघर्ष के दौरान स्वराजी कभी भी औपनिवेशिक सत्ता के झांसे में नहीं आए, उसको सहयोग नहीं दिया। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को लिखा था, हमने ईमानदारी से संघर्ष किया। हालांकि इस पार्टी के कुछ लोग अपनी नीतियों से थोड़ा विचलित जरूर हुए। संसदीय ढांचे में ये स्वाभाविक है, पर पार्टी के बहुसंख्यक नेता सदस्य पार्टी की नीतियों सिद्धांतों से डिगे नहीं। विधानमंडलों में इन्होंने एकता और अनुशासन का परिचय किया। जब भी विधानमंडल से हटने का निर्देश मिला, ये उससे बाहर आ गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने ये दिखा दिया कि साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के दौरान विधायिका को भी रचनात्मक ढंग से इस संघर्ष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वराजियों ने ही सुधार अधिनियम 1919 की कलई खोली और जनता को ये दिखाया कि किस तरह औपनिवेशिक सत्ता खुद नियम कानूनों की अवहेलना करके राज चला रही है। संघर्ष की रणनीति में परिवर्तन के विरोधी यानी नो चेंजर्स इस दौरान रचनात्मक कार्यों में जुटे रहे। खादी का खूब प्रचार किया, राष्ट्रीय शिक्षा और हिंदू मुसलमान एकता के लिए काफी काम किए। छुआछूत के खिलाफ संघर्ष और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जारी था। देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना हुई, जहां कताई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाता था। पिछड़ी और आदिवासी जातियों के बीच काफी काम किए गए। बारडोली तालुका यानी गुजरात में वेदची आश्रम में चिमनलाल मेहता, जगतराम दवे और चिमनलाल भट्ट ने आदिवासियों को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी के रचनात्मक कार्य बहुमुखी थे। गांव की गरीब जनता को इससे काफी राहत मिली। इन्हीं रचनात्मक कार्यों से देश के नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। शहरों के अमीर उभरा ये जानने लगे कि गांव का आदमी कैसी जिंदगी जी रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन की सुप्तावस्था में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं पड़ा। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाया गया। इससे गांव में कांग्रेस को लोकप्रियता मिली, उसका आधार मजबूत हुआ। कांग्रेस का रिश्ता समाज के उस तबके से जुड़ा जिसके लिए राजनीति अब तक अजूबा थी। कांग्रेस ने समाज की दलित शोषित जनता के मन में आशा का संचार किया। पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के उत्थान के बिना औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ सशक्त संघर्ष नामुमकिन था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारतीयों की एकता का प्रदर्शन था। ये आजादी के लिए उनके संघर्ष का प्रतीक था। 1920-21 में जिन छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी थी,
उनमें से अधिकतर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में फिर शिक्षा प्राप्त करने लगे और जो वापस नहीं गए वे आंदोलन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। कुल मिलाकर ये रचनात्मक कार्य स्वाधीनता संघर्ष के लिए सिपाही तैयार करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में मददगार साबित हुए। नेताओं की सही परख में भी ये सहायक सिद्ध हुआ। रचनात्मक कार्य करने वालों को राष्ट्रीय आंदोलन का इस्पात कवच बनाना था और जब सत्याग्रह ने जोर पकड़ा तो खादी भंडार में काम करने वाले, राष्ट्रीय विद्यालयों के छात्र व अध्यापक और गांधी आश्रम के निवासी इसमें शरीक हो गए। ये ही कार्यकर्ता सविनय अवज्ञा आंदोलन की रीढ़ थे। 1922 से 1926 का समय परस्पर विरोधी घटनाक्रमों का समय था। स्वराजी और रचनात्मक कार्यों में आस्था रखने वाले गांधीवादी पहले से ही अलग अलग अपना काम कर रहे थे। बाद में दोनों खेमे भी आंतरिक कलह और अनुशासनहीनता के शिकार हो गए। 1927 के आते आते हताशा का माहौल बनने लगा। मई 1927 में गांधी जी ने लिखा, मैं तो अब केवल प्रार्थना में ही विश्वास रखता हूं। लेकिन कई वर्षों की निष्क्रियता के बाद राष्ट्रवादी ताकतें फिर संघर्ष के लिए कमर कसने लगी। साइमन कमीशन के खिलाफ युवकों का प्रतिरोध और इन युवकों को राष्ट्रव्यापी जन समर्थन इनका संकेत थे। अध्याय 19 राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव के वर्ष समाप्त। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया एक बार क्लिक करें।